बिजनेस ओनर, स्टार्टअप फाउंडर्स या फिर हर धंधे वाले को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मेरा और आपका फेवरेट 6 लेटर का वर्ड, प्रॉफिट। उसके साथ साथ टीम की सैलरी अच्छे से निकल जाए, ईएमआईज और ड्यूज टाइम पे क्लियर हो जाए, रेंट निकल जाए, मार्केटिंग हो जाए, सेल्स हो जाए। सबकी घड़ी इसी सब के ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट में अटकी रहती है। और ये सब करने के लिए लगता है मेरा और आपका फेवरेट 5 लेटर का वर्ड, पैसा। हर समय, हर वक्त, हर चीज में। देखो भाई, बस सच ये है कि पैसा ही पैसे को बनाता है, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो। पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पैसा अगर पैसे को बना सकता है तो पैसे को जला भी सकता है। कोई मुंबई आया था 500 रुपए लेकर, आज बिलियनर है, करोड़पति है। कोई 500 करोड़ लेके आया था, बिजनेस डूब गया रोड पे। यही बिजनेस में या फिर आपके स्टार्टअप में जो पैसों की नीड होती है ना, उसे पूरा करते हैं इन्वेस्टर्स। और यही इन्वेस्टर्स आकर आपको देते हैं बहुत सारा पैसा, जो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए लगाते हो। सोचो आपने एक आइडिया बनाया और सोचा कि यार मेरे को इसको खड़ा करने के लिए यार 2-3 करोड़ तो लगेंगे ही लगेंगे। एक इन्वेस्टर आया, उसको आपके आइडिया में पोटेंशियल दिखा, आपके बैंक में एक दिन होंगे 1100 रुपए और उसके अगले दिन 3 करोड़। पर कुछ चीजें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, रियलिटी कुछ और होती है। और यही शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक, फंडिंग किल्स बिजनेसेस। क्या ये सच है, झूठ है? इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। चलिए जानते हैं। एक स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया या प्लान जिससे आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके पैसा बना सको। सिंपल आइडिया। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हो, उसका वैलिडेशन, इवैल्यूएशन एंड उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अंदर 1000 चीजें आ जाती है। कैश फ्लो, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, टीम हायरिंग, 1000 चीजें। पर ये सारे 1000 चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि एंड में भाई प्रॉफिट बने, कस्टमर्स खरीदे, कंपनी लंबी चले और पैसे चाहिए हो तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। अब अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको अपना बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे बनाना होगा और धंधे का गणित अच्छा रखना होगा। वो शार्क टैंक पे आप देखते हो ना, वो पूछते हैं बिट्टा क्या है, आपका सेल्स क्या है, आपके काफी सारे नंबर्स को कंसिडर किया जाता है आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि पैसा पैसे को बनाता है। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए काफी सारी चीजें लगती है। सबसे पहले तो आपको आपके हाथ में चाहिए होता है एक वर्किंग कैपिटल। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको अपना खुद का एक शैम्पू ब्रांड चालू करना है, तो सबसे पहले आपको पैसा कहां लगेगा? R&D पे। उसमें आप टीम बैठाओगे या आउटसोर्स करोगे या खुद रिसर्च करोगे, आपका टाइम जाएगा या कुछ भी, पैसा तो लगना ही लगना है। और ये नहीं कि आपने R&D कर लिया तो कल से प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना होगा मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, सेल्स में, जिसमें और भी कई जगहों पे कई सारा पैसा लगेगा, वो भी पैसा बनाने के पहले। मान लो स्टार्टिंग में तुमने खुद सोच लिया कि यार नाम मैं रख लूंगा, R&D मैं कर लूंगा, प्रोडक्ट के बारे में मैं अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि मैं फाउंडर हूं। अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग चाहिए होगी तो पैसे तो लगेंगे। और ये सारे पैसे तब लगेंगे जब तुम्हारा सेल्स चालू नहीं हुआ होगा, जब तुम्हारा बिजनेस चालू नहीं हुआ रहेगा। मतलब द बिजनेस माइट नॉट बी अर्निंग एनी मनी एट ऑल एंड यू नीड मनी टू एग्जीक्यूट योर आइडिया। सिर्फ तुम्हारे प्लानिंग, गट फीलिंग, आइडिया और प्रोडक्ट के पोटेंशियल पे पैसे लगने वाले हैं। तो मान लो तुमने काफी सारा पैसा लगा के एक प्रोडक्ट रेडी कर लिया और उसको मार्केट में उतार दिया, बट ये मत भूलो कि उसी समुद्र में बाकी सारे ब्रांड्स भी घूम रहे हैं, तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग में उतरेगा, गिरेगा, ठोकर खाएगा, वापस उठेगा, कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, रिएक्शन मिलेगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा है या फिर जो आपकी सोच थी प्रोडक्ट बनाने के पहले, क्या वो रियलिटी से अलाइन कर रही है, क्या वो मार्केट में चल रहा है। बस यही सब प्रोसेस में आपको लगेगा वर्किंग कैपिटल। मान लो एक आइडियल सिनेरियो लेते हैं कि आपने टीम हायर करी, आप खुद बैठ रहे हो ऑफिस में, आपको ऑफिस लगेगा, आप मैन्युफैक्चरर को पैसा दोगे स्टॉक रेडी करने के लिए, मार्केटिंग में एड्स में पैसा लगाओगे, एक अच्छी ब्रांडिंग एजेंसी लोगे फॉर एग्जांपल फॉर ऑल योर ब्रांडिंग नीड्स एंड एवरीथिंग, वेबसाइट सेटअप करोगे, काफी सारी चीजें होती है। अगर सिंपल मैथमेटिक्स में समझाओ तो तुम ये जितना भी पैसा अपने बिजनेस में लगाओगे वो एक टाइम के बाद तुम्हें रिजल्ट देगा या नहीं देगा। मान लो तुमने 100 रुपए लगाया, पूरा का पूरा तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग में और XYZ स्टफ में घुस गया, उसके कुछ टाइम बाद तुम्हारा बिजनेस हो सकता है तुम्हें 200 रुपए कमा के दे रहा हो एट अ प्रॉफिटेबल स्टेट। तब तुम कह सकते हो कि हाँ भाई, जो मैंने 100 रुपए लगाया था अब उसका धीरे धीरे करके ROI आ रहा है। और यही अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ या फिर तुम अपना बिजनेस बंद कर दो, तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है कि तुम और पैसे लगा सको, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट में पोटेंशियल है तो कहीं ना कहीं से तुम्हें फंडिंग मिल गई, किसी ना किसी ने तुम्हें हेल्प कर दिया तो बिजनेस आगे बढ़ गया। अब वो चाहे तुम डेट के फॉर्म में लो, मतलब लोन्स, या फिर कोई इन्वेस्टर तुम्हें इक्विटी के बेसिस पे पैसा दे, वो सब डिपेंड करता है। ये दोनों स्टेज में एक
एक फाउंडर का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उसमें कितना ज्यादा पावर है, गट फीलिंग है कि नहीं ये मेरा प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। क्योंकि पास्ट में कितने सारे बिजनेसेस आए, इवन माई ओन एक्सपीरियंसेस, कि आज तक हमने जो बिजनेस बनाया है उसमें हमने कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लगाई, बट आज स्टिल इट इज गोइंग रियली वेल। देयर वर टाइम्स जहां पे बिजनेस काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता है, इट कम्स इन एवरी एंटरप्रेन्योर्स लाइफ, बट आप अपने प्रोडक्ट और विजन को लेकर कितना स्ट्रांग हो, ये चीज आपको एक डिसीजन पे लेकर आती है। अब मैंने जितना डेटा स्टडी करा है उसमें से मुझे ये पता चला है कि 38% बिजनेसेस फेल कर जाते हैं, और उसमें काफी सारे रीजंस भी होते हैं। हर बार सिर्फ फंडिंग एक रीजन नहीं होता। चलो अभी तक तो हमने बात कर ली कि फंडिंग के दो सिनेरियो हो गए कि या फिर तुम्हें फंडिंग मिल गई या फिर नहीं मिली, बिजनेस बंद हो गया। बट लेट मी टेल यू, फंडिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से बिजनेसेस मोस्टली केसेस में फेल हो जाते हैं। बट इसके साथ साथ कई और रीजंस आते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फंडिंग मिल गई तो आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। उसमें से कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू डेटा हमें ये पता चलता है कि 100 में से 30 से 40 बिजनेसेस तो भाई कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और लैक ऑफ फंड्स की वजह से फेल हो जाते हैं। बाकी 30-40 बिजनेसेस एक बहुत मेजर रीजन की वजह से फेल होते हैं, वो है नो मार्केट नीड। कई बार क्या होता है कि आप एक आइडिया या प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी लेके जब मार्केट में उतरते हो तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा हाई होता है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो, बट मार्केट उसको उतना लेके अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती। कई बार क्या होता है कि गलत टाइम पे आप कोई प्रोडक्ट लेके आ जाते हो जिसकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी मार्केट नीड नहीं होती, या फिर आप काफी एक छोटे मार्केट को एनालाइज करके एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना देते हो जिसको आपको लगता है कि यार ये तो सब लोग यूज करेंगे, बट जब मार्केट में आता है तब वो परफॉर्म नहीं करता। तो पहले 30-40 बिजनेसेस गए वर्किंग कैपिटल की वजह से, फंडिंग की वजह से, कैश फ्लो की वजह से। दूसरे 30-40 गए नो मार्केट नीड की वजह से। बाकी जो एक मेजर पार्ट होता है, लेट्स से 20 to 30% मोर, वो एक बहुत मेजर रीजन की वजह से हार जाते हैं। मैं अगर कोई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ रहा हूँ तो मैं अकेला प्लेयर तो हूँ नहीं। मैंने मान लो किसी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन भी लेकर आ गया कि लेट्स से मैं वाटर बॉटल्स में कुछ इनोवेशन लेकर आ गया। अब बिस्लरी इतना बड़ा जायंट है, बिस्लरी जितना कैपिटल तो मेरे पास है नहीं, तो शायद बिस्लरी मेरे को कम्पीट कर जाएगा, मेरी आइडिया को अडेप्ट कर लेगा। कोई भी नया प्रोडक्ट या नया बिजनेस जब मार्केट में होता है वो होता है एकदम टाइनी, उसके सामने खड़े होते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको अगर दिखा कि यार ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसको कॉपी करके भी वो लोग के पास ऑलरेडी यूजर बेस है, वो लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारा कैपिटल है, तो तुम्हें वो आउट कम्पीट आराम से इजिली कर सकते हैं। बाकी 10 तरह की चीजें आती है। कई बार बिजनेस मॉडल सही नहीं होता है, रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, पार्टनर्स में लड़ाई हो जाती है तो ढंग से बिजनेस चलता नहीं है, टीम सही नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, ऐसे कर करके कुछ 2-4% करके ये एक 100% दिखता है जिसकी वजह से मैक्सिमम बिजनेसेस फेल होते हैं। बट हमें 3 मेजर रीजंस तो पता चल गए। पहला फंडिंग, दूसरा हमारा नो मार्केट नीड, एंड तीसरा गॉट आउट कम्पीटेड। बट चलो अब एक प्रॉब्लम को समझते हैं। मैक्सिमम फाउंडर्स और मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि यार मेरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से बंद हो सकता है, वो है फंडिंग। फंडिंग तुम्हें मल्टीपल रीजंस की वजह से चाहिए रहती है, राइट? तुम्हें लगता है यार मेरे सामने इतना बड़ा प्लेयर खड़ा है, अगर मेरे पास मार्केटिंग बजट नहीं होगा, मेरे पास अच्छी टीम नहीं होगी, अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, तो कैसे चल पाऊंगा मैं? बट मेरे भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि काफी बड़ी बड़ी कंपनी 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ उठाने के बाद भी खत्म हो जाती है? फाउंडर की नाकामयाबी, इन्वेस्टर का सपोर्ट ना करना, बिजनेस ढंग से नहीं चलना, काफी सारे रीजंस मैंने आपको बताए हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ हाउ एग्जैक्टली फंडिंग वर्क्स। एकदम आसान भाषा में अगर फंडिंग के बारे में बताऊं तो इसमें 2 ही चीजें हैं। बिजनेस चलाने के लिए चाहिए पैसा, अब वो आप खुद लगाओ या मार्केट से उठाओ। खुद लगाने का मॉडल सिंपल है, बट अगर आप मार्केट से उठाने की बात करते हो तो उसमें कई सारी चीजें आ जाती है। पहली बात तो ये है कि आप बिना बिजनेस का कोई स्टेक लगाए पैसा उठा लेते हो। इसमें आपको मोस्टली बैंक्स पैसा देती है या फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम चल रही रहती है, उसमें पैसा मिलता है। बट इसमें पैसा मेनली आपको मिलता है आपके खुद के क्रेडिबिलिटी के ऊपर। आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपके पास एसेट्स क्या है, कोलैटरल्स आप कितने रख सकते हो, उसके अगेंस्ट बैंक आपको एक बिजनेस लोन अप्रूव करके दे देती है। अगर आपका आइडिया बहुत बढ़िया है तो आपको कई बार कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोन्स मिल जाते हैं, ग्रांट मिल जाता है। उसके साथ साथ ओवरऑल मतलब ये वाले सिनेरियो में आपका रीपेमेंट का कैपेबिलिटी कितना है वो देखा जाता है और फिर आपको पैसा दे दिया जाता है। अब यार देखो, बैंक्स एंड इन्वेस्टर काफी अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। बैंक्स का बिजनेस है पैसा देना, तो उन्हें तो भाई किसी भी तरह पैसा वापस लेना है, मूलधन वापस लेना है और इंटरेस्ट वापस ले लेना है। एंड दे विल मेक श्योर दैट देयर डिसीजन इज प्रेडिक्टेबल इनफ। वो तुम्हारे कैश बुक्स चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि तुम्हारे पास साइन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, तुम्हारे मतलब सेल्स कितने हो रहे हैं, तुम बैलेंस कितना मेंटेन कर रहे हो, तुम्हारे पास कोलैटरल कितने हैं, तुम कितने स्ट्रांग हो एज अ पर्सन कि कल को अगर तुम पैसा नहीं दे पाए तो वो तुमसे पैसा वसूलेंगे कैसे। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता कि यार आपका बिजनेस पोटेंशियल और पैशन बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा डाल दें। उनका एक सिंपल इक्वेशन है, पैसा दे रहे हैं, पैसा वापस चाहिए इंटरेस्ट कमाकर। अब इसी गैप को फिल करने के लिए आ जाते हैं हमारे इन्वेस्टर्स, जो तुम्हारे प्रोडक्ट को देखकर, प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर, फ्यूचर को देखकर, तुम्हें एज अ फाउंडर को देखकर, तुम्हारे MVP को देखकर, मतलब मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, तुम्हारे पास क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है, उसका प्रेडिक्शन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाते हैं एंड तुम्हें देते हैं पैसा। और इसमें काफी सारे फैक्टर्स
इन्वेस्टर्स होते हैं, कई बार कंपनी लॉस में होती है तब भी उन्हें फंडिंग मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में शायद सबको दम ना लग रहा हो बट वो कंपनी को भी हजारों करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। कई बार इन्वेस्टर्स फाउंडर पे पैसा लगाते हैं। आपने वो अमन भाई का क्लिप देखा होगा कि यार तू बंदा बढ़िया है। अब इन्वेस्टर्स कई तरह के होते हैं, जैसे एक एंजल इन्वेस्टर, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारा पैसा है, वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब वो काफी तरीके से एक बिजनेस को हेल्प कर सकता है, जैसे एडवाइजरी बोर्ड में आ जाता है, बिजनेस डेवलपमेंट, अपने नेटवर्क को लेकर हेल्प करता है एक फाउंडर को। एंड मोस्टली ये तरह के इन्वेस्टर अपने पर्सनल प्रेफरेंस एंड फाउंडर से ज्यादा कनेक्ट होकर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में जाने जाते हैं। अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा वेरी करती है गिवन दैट कि फाउंडर के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है फंडिंग के बेसिस पर। फिर आ जाते हैं उनसे बड़े VCs एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क होता है एंड बहुत बड़े बड़े फंड्स का एक्सेस होता है, और ये लोग करते हैं मास में फंडिंग। और यही इन्वेस्टर्स के बीच में बिजनेसेस के मल्टीपल सीरीज चालू होते हैं, जैसे ABCD। आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड में फॉर्म होती है, इक्विटी के बेसिस पे डील्स होती हैं, और ये सारी डील्स होती है आपकी कंपनी के वैल्यू के ऊपर। आपकी कंपनी की वैल्यू भी काफी सारे मेट्रिक्स पे डिसाइड की जाती है। ये सारी चीजें इंडस्ट्री वाइज वेरी करती है। आपका देखा जाता है करंट प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो फ्यूचर कैसा है, क्या प्रोडक्ट्स है, वैल्यू क्या है, एसेट्स क्या है, वो सारे बेसिस पे फाउंडर और इन्वेस्टर के बीच में एक कॉमन ग्राउंड आता है कि हाँ भाई हमारे बिजनेस की ये एक वैल्यू है जिसपे इन्वेस्टर पैसा लगाने को रेडी होता है और फाउंडर पैसा लेने को रेडी होता है। बेसिकली फाउंडर इक्विटी देने को रेडी रहता है, और ये सारा फंडिंग का गेम आपके बिजनेस की वैल्यूएशन पे चलता है, जो कि 2-3 चीजों से डिराइव होता है। अब इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। कई बार काफी सारे इन्वेस्टर्स काफी 1x 2x देखते हैं, कई बार काफी सारी कंपनी 10x 15x पे पिच करके भी फंडिंग उठाती है। अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है इन्वेस्टर एंड फाउंडर के पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पर, जिसकी भी एक लिमिट होती है, कुछ अनसेट रूल्स होते हैं एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। मेन क्लैश किधर होता है? फाउंडर का एक मोटिव होता है कि भाई कम से कम इक्विटी, ज्यादा से ज्यादा पैसा। इन्वेस्टर का मोटिव होता है कम से कम पैसा और ज्यादा से ज्यादा इक्विटी। बस इसी बीच में वो लोग एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इतनी इक्विटी, इतना पैसा। चलो एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो तुम 100 रुपए कमा रहे हो अपने कंपनी से और 500 रुपए का तुम्हारा रेवेन्यू है। तुम गए और तुमने इन्वेस्टर को बोला कि यार मैं तो रेवेन्यू के बेसिस पे 10x लूंगा, मतलब मेरी कंपनी की वैल्यू आज की डेट में 5000 रुपए। इन्वेस्टर ने सोचा कि यार तुम कैसे लगा रहे हो, 500 रुपये रेवेन्यू है, हम तो भाई मानते हैं 5x वैल्यू। फिर तुमने बोला नहीं भाई 7x है, 8x है, ऐसे करके मान लो तुम एक कॉमन ग्राउंड पे आ गए कि चलो 7x पे क्लोज करते हैं फॉर एग्जांपल। तो तुम्हारी कंपनी की वैल्यू उन्होंने कितने पे क्लोज करी? 3500 पे। अब उन्होंने फिर बोला कि हमें आपकी कंपनी में वैल्यूएशन के बेसिस पे 20% इक्विटी चाहिए, मतलब 700 रुपये हम आपको देंगे और आपकी कंपनी का 20% ले लेंगे। उसके साथ साथ कई सारे इन्वेस्टर्स कई सारी चीज़ें भी लाते हैं कि मतलब लेट्स से हम आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो आप पैसों से ज़्यादा हमारी वैल्यू करो। आपने ये चीज़ शार्क टैंक में भी कई बार सुनी होगी। कई बार काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स चलो इक्विटी में थोड़ा छोड़ देते हैं तो बोलते हैं भाई हमें 1% रॉयल्टी चाहिए, जितना भी सेल्स हो। रॉयल्टी मतलब लेट्स से तुम्हारा 100 रुपये का सेल हो रहा है तो हमें हमेशा 100 रुपये के सेल में से 1 रुपये उन्हें देना होगा। तो उस तरीके से कर करके काफ़ी सारे मतलब ऐसे टर्म्स होते रहते हैं एक इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच में। अब यहाँ से चालू होता है असली गेम। एक बार किसी भी इन्वेस्टर ने इक्विटी ले ली और पैसा लगा दिया, अगर सही इन्वेस्टर है तो वो तुम्हें समझेगा कि भाई फाउंडर को गेम समझ में आता है, तुम पे ट्रस्ट करेगा, बिजनेस पे ट्रस्ट करेगा, उतना इंटरफेयर नहीं करेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गेट एन इन्वेस्टर जो हर चीज में घुसेगा, फंड्स की यूटिलाइजेशन पे घुसेगा। तुम बोलोगे नहीं यार मेरे को तो आपके दिए हुए 700 रुपये में से 100 रुपये इधर लगाना है, वो बोलेगा नहीं भाई इधर क्यों लगा रहे हो पैसा, दिस इज द रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। वो अपने एक्सपीरियंस को भी काफी ज्यादा तुम्हारे ओवरऑल उसमें इन्फ्यूज करेगा, कई बार विद एक्सपीरियंस, कई बार विदाउट एक्सपीरियंस। कई बार उनका सिर्फ एक मेन एम होता है कि भाई लेट्स से एक फाउंडर है, फाउंडर का कई बार मेन एम होता है कि यार मेरी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करे, तो फिर वो ब्रांडिंग में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, जो कि हो सकता है जल्दी ROI ना ला के दे, या फिर मार्केटिंग में कुछ करेगा, या फिर कुछ ना कुछ करते रहेगा, फंड्स को यूटिलाइज करेगा। वहीं पे इन्वेस्टर आएगा, वो बोलेगा यार मेरा एक ही मोटिव है, मेरे को तो भाई प्रॉफिट निकालना है। तो वो हो सकता है तुम्हें काफी ज्यादा इंटरफेयर करे। कई बार क्लैशेस हो जाते हैं, तुम्हारा जो माइंडसेट है इन्वेस्टर के साथ मैच नहीं करता है, और ये सब स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है। एक बार तुम चालू कर देते हो ये वाला प्रोसेस, ये फंडिंग का पैसा आ गया बैंक में और वो भी इक्विटी लेकर तुम्हारे बिजनेस का पार्ट बन चुका है। लेट्स से तुम अभी तक बिजनेस अपने मन के हिसाब से चला रहे थे कि यार मैं ऐसे ऐसे पैसा लगाऊंगा, ये टीम हायर करूंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को ग्रो करूंगा। इन्वेस्टर आएगा, अच्छा है तो अच्छा है, बट अगर नहीं है तो तुमसे मिसअलाइनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, जिससे तुम्हें खुद के बिजनेस में खुद का ओनरशिप फील नहीं होगा। अब यही सब में कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर लेते हैं, कंपनी लॉसेस फेस करने लगती है, तो कई बार इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है और कंपनी भी बंद हो जाती है। एट द वेरी सेम टाइम कई बार क्या होता है, फाउंडर एक प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा
ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, एक सही इन्वेस्टर आ गया, उसके नेटवर्क की वजह से और उसके ओवरऑल आइडिया की वजह से, एक्सपर्टीज की वजह से बिजनेस धड़ाधड़ बूम करने लग गया। फिर से आपको शार्क टैंक का एग्जांपल देता हूँ इजीली समझाने के लिए। मान लो आप शार्क टैंक पे पिच कर रहे हो, आपकी ब्रांडिंग वीक है, तो अमन भाई बोलेंगे हमको ब्रांडिंग अच्छे से आती है, हम इसमें चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में अच्छा पोटेंशियल है। किसी का नेटवर्क अच्छा होगा, जैसे आपका एक फार्मा प्रोडक्ट है, तो नमिता थापर बोलेगी कि नहीं यार मेरा फार्मा में बहुत अच्छा कनेक्ट है, तो मैं आपका प्रोडक्ट अच्छा ग्रो करा सकती हूँ। तो कई बार इन्वेस्टर का नेटवर्क बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकता है, देयर इज नो डाउट इन दिस। अब ये सारे इन्वेस्टर नेगोशिएशंस के पहले आता है आपका इन्वेस्टर पिच, कि आप अपने कंपनी को कितना स्ट्रांगली, कितना कॉन्फिडेंटली और कंपनी का आइडिया, फ्यूचर, विजन, पैशन कितने अच्छे से एक इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हो कि उसे लगता है हाँ यार पोटेंशियल तो है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है। और मैं बता देता हूँ, टीवी पे जो दिखता है तुम्हें वैसा होता नहीं है कि तुमने 20 मिनट का एपिसोड देखा और उसमें तुम्हें लग गया हाँ यार ये तो बहुत ईजी है, मैं आया हाय शार्क्स ये वो बोल दिया बिजनेस के बारे में, हमारा ये है वो है और हो गया। हमें टीवी पर इजी टू अंडरस्टैंड चीजें दिखाई जाती है, जब एक्चुअल में पैसा लगता है ना भाई, तो उसमें 1000 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन्वेस्टर्स काफी तरह की अकाउंटिंग मेथड से भी तुम्हारे कंपनी को इवेल्युएट करता है। कई बार लोग बोलेंगे नहीं भाई ये बेसिक अकाउंटिंग है, ये अक्रूवल अकाउंटिंग है। कई बार लोग बोलेंगे तुमने यार पिच में आके ये नंबर्स बताए थे, असली में तो ये नंबर्स हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा वेरिफिकेशन चलता है। बट इंटरनेट पे, टीवी पे, हर जगह इसको एक स्वीट गेम दिखाया जाता है कि भाई तुमने आया, बिजनेस बताया, इन्वेस्टर ने बोला ओ प्रॉफिट कर रहे हो, लो पैसा। वैसे नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, फ्यूचर भी देखा जाता है। तो उसी तरीके से मतलब तुम्हारा पिच काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, इन्वेस्टर के सामने कितना कॉन्फिडेंटली तुम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, और उसी बेसिस पर पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। कोई भी आदमी पागल नहीं है ना कि तुमने जाकर बोल दिया कि मैं भाई 2 करोड़ रुपए कमाता हूँ। अब इन्वेस्टर गया, उसने देखा नहीं यार ये तो 1 करोड़ रुपए ही कमा रहा है, खत्म भाई। टीवी पे तुम्हें मिल गया ब्लैंक चेक, असली में तुम गए, तुम्हारे फैक्ट्स ही वेरीफाई नहीं हुए, तो कहाँ से मिलेगा पैसा। सो बेसिकली द कंक्लूजन हियर इज कि फंडिंग मिलना उतना इजी प्रोसेस नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक बार तुम्हें फंडिंग मिल भी जाए तो उसे सही तरीके से यूज करने में भी भाई काफी ज्यादा दिमाग लगता है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तुम्हें टीवी पे देखकर कितना अच्छा लगता होगा नहीं कि यार 1 करोड़ मिल गए इसे, बट एक्चुअल में जब कंपनी में पैसा आता है उसे यूज किस तरीके से करना है, ROI किस तरीके से उससे निकालना है। इन्वेस्टर भी अब आ गया तुम्हारी कंपनी में, तो उसका भी कुछ एक लेट्स से इफ दे आर हैविंग लेट्स से मेजरेबल इक्विटी, उनका भी एक तरीके से इम्पोज होता है ना कि भाई मैं भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होऊंगा, तो वो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे भी कई बार तुम्हें पैसा देते हैं कि यार इनका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, फाउंडर अच्छा है, लोग पैसे सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो भाई कॉम्प्लिकेशंस तो ये पूरे प्रोसेस में कभी भी खत्म नहीं होती। अब ग्लोरीफाई होने के प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत बड़े हैं मेरे भाई। कई बार क्या होता है कि एक तरह का आदमी तुम्हें मिलेगा कि वो उसके पास यार बहुत जबरदस्त आइडिया है, उसको दिखता है कि हाँ यार मैं आइडिया अगर वर्कआउट कर लूँ ना और मेरे को इन्वेस्टर मिल जाए तो मैं ये बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ा के लेके जा सकता हूँ, मतलब अच्छे से बन जाएगा क्योंकि मेरे को एक इन्वेस्टर आके पैसा दे देगा, उसको खुद के आइडिया पे कॉन्फिडेंस होता है। दूसरे तरह के लोग कौन होते हैं जिनको लगता है 100 करोड़ 200 करोड़, तो चलो भाई एक फालतू आइडिया के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें इन्वेस्टर भी नहीं मिलता। मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ, कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलता हूँ, उनका प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब मतलब बेसिक चीज़ें, फाउंडर का वो प्रोडक्ट पे होल्ड या फिर नॉलेज ओवरऑल वीक होता है। बट एक ही चीज़ रट लगाए रहते हैं कि मेरे को कहीं से बस फंडिंग मिल जाए, फंडिंग मिल जाए। मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं फंडिंग मिल जाए, फंडिंग मिल जाए, बट यार तुम्हारे अंदर ही मतलब ये सिर्फ एक फंडिंग को लेके अगर मोटिव है ना, तो मैं पैसा दे भी दूं या कोई और पैसा दे भी दे तो पैसा तो डूबना ही डूबना है, क्योंकि तुम सिर्फ फंडिंग के लिए बिजनेस बना रहे हो। ओवरऑल मीडिया ने स्टार्टअप लाइफ को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई कर रखा है, बट अगर आप किसी भी अच्छे स्टार्टअप फाउंडर से मिलोगे या किसी भी बिजनेस ओनर से मिलोगे, वो जरूर ये बात तुम्हें कहेगा कि भाई पैसा सिर्फ एक चीज नहीं है जिसको तुम बनाने के लिए इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में उतर सकते हो। तुम्हारे अंदर जब तक प्रोडक्ट को लेके पैशन नहीं है, तुम्हारे अंदर जब तक तुम्हारे विजन को लेके पैशन नहीं है, तब तक ना तुम्हें फंडिंग मिलेगी। फंडिंग मिल भी गई तो आज नहीं तो कल बिजनेस बंद होना ही होना है। मैं एक चीज 110% कह सकता हूँ कि आप किसी भी फाउंडर या सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को मिलो, कभी भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए या सिर्फ और सिर्फ फंडिंग उठाने के लिए बिजनेस नहीं चालू किया होगा, या फिर किया भी होगा तो उससे ज्यादा उनका बड़ा मोटिव होगा उनके विजन को लेकर। क्योंकि व्हेन द फाउंडर इज गुड, द प्रोडक्ट इज गुड एंड द पैशन इज रियली गुड, तभी जाकर एक प्रोडक्ट मार्केट में परफॉर्म करता है। और कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो उसको पैसा कमाने से या फंडिंग उठाने से कौन रोक सकता है। बेसिकली पैसा कमाना है, फंडिंग उठाना इज अ बाई प्रोडक्ट, नॉट द मेन रीजन।
टू स्टार्ट अ बिजनेस। इसीलिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही गलत का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये नहीं कि भाई यू डोंट हैव एनी डेक, यू डोंट हैव एनी ब्रांडिंग, यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आइडिया, यू डोंट इवन हैव एन MVP, यू जस्ट हैव एन आइडिया इन माइंड एंड आप उसके बेसिस पे ये सोचो कि यार मेरे पास पैसे रहते तो कुछ हो जाता। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जहां पर वो लोग अपना हर कुछ लगा देते हैं, घर, गाड़ी, पैसा, गहने, हर चीज, जस्ट फॉर द फैक्ट दैट वो अपने आप को बिजनेसमैन कह सके कि मैं भी एक बिजनेस चलाता हूं, मैं भी एक प्रोडक्ट बना चुका हूं। एंड एट द एंड ऑफ द डे यही वाला टैग उन्हें सबसे ज्यादा खटकता है, बिकॉज आइडिया, प्रोडक्ट, पैशन, विजन, ये सब क्लियर होता नहीं है। और एक बिजनेस खड़ा करना भी इजी बात नहीं है, तो आप अपना सब कुछ लगा ही देते हो इस फैक्ट पे कि यार ये चलेगा। सो एक बेसिक रूल बांध लो, फंडिंग मिले, परफॉर्म करे या ना करे, ऑलवेज मेक श्योर कि तुम जो भी कर रहे हो हैव द राइट पैशन एंड हैव द राइट प्लान इन माइंड। आप एक ऐसे स्टेज पे होने चाहिए ना कि आपको कल को कोई आपके बिजनेस को लेकर अगर कुछ पूछ भी देना कि लेट्स से यार इसके बारे में क्या, इसके बारे में तू क्या करेगा, तो आप खुद श्योर हो। डोंट बी अनसर्टेन विथ योर ओन विजन एंड डोंट बी लाइक कि मेरे को खुद के रास्ते पे चलने के लिए मेरे को खुद क्लैरिटी नहीं है। एंड इवन इफ यू डोंट हैव एन आंसर, यू हैव द गट्स टू फेस इट, गो एंड फाइंड एन आंसर। चलो अब इस पे बोलते रहूंगा तो काफी कुछ बोल दूंगा, सो एक बार इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज का टॉपिक है फंडिंग किल्स बिजनेसेस, तो उस पर स्टिक करते हैं। पहली बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जिनको फंडिंग मिली और वो बहुत आगे गए। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ जोमैटो का। Zomato is mostly an accidental startup. दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा ने 2008 में चालू किया एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फूडी बे। एंजल इन्वेस्टिंग उठाने के बाद उन्होंने 2010 में उसे रीब्रांड कर दिया एज जोमैटो। एंड एक फैक्ट बताऊं, उन्होंने A to J सीरीज तक फंडिंग उठाई, A B C D E F G H I J, मतलब 10 राउंड्स ऑफ फंडिंग एंड स्टिल they were in losses. टोटली उन्होंने $1.69 बिलियन रेज कर लिए थे जस्ट इन फंडिंग। एंड अब पिछले 2-3 साल से जाके जोमैटो का रेवेन्यू बढ़ा है एंड जोमैटो के स्टॉक 112% जितना बढ़े हैं। एंड दिस शोज कि वो कुछ भी कर रहे थे ना, तो ऐसा नहीं था यार कि लॉसेज हो रहे हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं, 10 साल हो गया अभी तक लॉसेज हो रहे हैं, हर राउंड हम लोग बस फंडिंग उठाए जा रहे हैं, बट पैसा बन नहीं रहा है, सिर्फ कैश लॉसेज हमें हुए जा रहे हैं। दे हैड द राइट प्लान इन माइंड, दे विजन था ना यार कि हाँ एक पॉइंट पे जाके दिस विल वर्क एंड टुडे इट्स वर्किंग। मतलब सारी चीजें इवन आफ्टर अ डेकेड उनके फेवर में काम करी, उन्हें फंडिंग मिली और उन्होंने बिजनेस को शेप करा। चलो तुम्हें काफी ज्यादा इंटरनेशनल और काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ। स्क्रब डैडी के बारे में सुना है? अ डिश वॉशर स्पॉन्ज प्रोडक्ट विच टर्न इनटू अ multi-million dollar बिजनेस। एरन ने फिलाडेल्फिया में एक छोटे से सुपरमार्केट से स्टार्ट करा था। एंड हम सबको पता है कि वो जब शार्क टैंक पे गए थे तो उन्हें उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया था, सबको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था प्रोडक्ट पे लेकर। स्टिल एक इन्वेस्टर ने उस पे बेट किया एंड $2 लाख लगा दिए, उसके अगेंस्ट लिया 20% इक्विटी इन इस कंपनी। वो इन्वेस्टर थी लॉरी। लॉरी एक अमेरिकन बिजनेस वुमन है एंड शी इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर। उनको लोग इन्वेंटर भी कहते हैं क्योंकि उनके नाम के अंदर 120 पेटेंट्स आते हैं। जब कोई भी स्क्रब डैडी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था तो इन्होंने क्यों करा? यहीं पे आ जाता है जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था। इनको कॉन्फिडेंस था अपने रिटेल नेटवर्क पे। इन्हें पता था कि अगर ये एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेंगी तो ये प्रोडक्ट को उठाकर ये नेशन वाइड कहीं ना कहीं हर जगह सुपरमार्केट में लेकर जा सकती है अपने नेटवर्क एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। एंड वही हुआ, नेशन वाइड स्क्रब डैडी विद इन मंथ्स काफी सारे सुपरमार्केट्स में पहुंच गए। मान लो जब लॉरी ने इन्वेस्ट करा था तब कंपनी की वैल्यू, मतलब $2 लाख इन्वेस्ट करा था 20% के लिए, मतलब कंपनी की वैल्यू होगी $1 मिलियन। आज कंपनी की वैल्यू कितनी है पता है? $10 मिलियन, $20 मिलियन नहीं, $300 मिलियन। वन राइट इन्वेस्टमेंट, राइट नेटवर्क, राइट कॉन्फिडेंस, राइट प्लानिंग, राइट एक्सपीरियंस एंड टू द पॉइंट लग गया। एक बंदा तो शार्क टैंक में खुद ही शार्क बन के आ गया। It's a wonderful outcome. It's a great thing. You know, I'm not jealous of it. Do I wish I had a piece of the deal? Of course. 2013 में जेमी सिमनॉफ खुद आए थे शार्क टैंक में पिच करने के लिए अपने एक डोर बॉट को लेके जिसका नाम था रिंग। उस समय सबको लगा कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं करा। 2013 में वो आए थे $7 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, किसी शार्क ने इन्वेस्ट नहीं करा। 2016 में रिचर्ड ब्रांसन ने अलॉन्ग विद सम इन्वेस्टर्स $200 मिलियन डाल दिए कंपनी में। जेमी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर था कॉन्फिडेंस, उनको पैसा मिला, उन्होंने वर्कआउट करा, प्रोडक्ट चल गया। 2018 में अमेजॉन ने वही रिजेक्टेड शार्क टैंक डील को ओवर $1 बिलियन में एक्वायर किया। ओवर $1 बिलियन। मान लो अगर उस दिन कोई भी शार्क अगर इन्वेस्ट कर दिया होता
तो आज भाई कितने पैसे कमा लिया होता है एग्जिट में, बस सोच लो। चलो ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए कि फाउंडर का फेथ था, इन्वेस्टर का नेटवर्क था, फंडिंग सही टाइम पे मिली, कंपनी भले प्रॉफिटेबल हो या ना हो एक टाइम के बाद चल गई, ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ कहानियां मेरे पास ऐसी हैं जहां करोड़ों करोड़ों की फंडिंग मिली बट कुछ नहीं हुआ। पहला एग्जाम्पल ही मैं ले लेता हूँ बायजूस का, सबसे पॉपुलर। Byju's posted a loss of $327 million. The company saw a loss of over 4,500 crore rupees. The losses have gone up more than 15 times to come in at 4,564 crores. There are allegations of foreign exchange violations. Byju's is being probed for this. फीफा वर्ल्ड कप 2022 में स्पॉन्सर, इंडियन नेशनल टीम को स्पॉन्सर, हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन में, यहाँ तक कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी बादशाह ऑफ बॉलीवुड SRK को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बड़ी बड़ी कंपनी फीफा को स्पॉन्सर कर रही थी जैसे किया, कतर एयरवेज, और उसके साथ आया था बायजूस, जहां ये कंपनीज लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। बायजूस उस समय 2500 करोड़ का रेवेन्यू ही जनरेट कर रहा था। पर एक सेकंड, द मोस्ट शॉकिंग पार्ट अबाउट दिस इज कि बायजूस वाज स्टैंडिंग एट अ रेवेन्यू ऑफ 2500 CR फीफा वर्ल्ड कप में, राइट, बट एट अ लॉस ऑफ 4600 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल लॉसेस में। पर फिर भी फीफा को स्पॉन्सर किया गया। अब कई सारे बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड इवन आई फील कि कई सारी गलतियां बायजूस ने करी है। अननेसेसरी स्पॉन्सरशिप्स वाज वन ऑफ द रीजंस। आई नो ब्रांडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा मेजर होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके फीफा को ही स्पॉन्सर कर दो। बायजूस हैड अ ब्रूटल डाउनफॉल। उनकी ब्रांडिंग बहुत बढ़िया थी, बट आई गेस उससे उनका रोएस नहीं निकल रहा था। मान लो उन्होंने फीफा को स्पॉन्सर करा ही करा, बट क्या उन्हें फीफा से रिटर्न आया? मान लो उन्होंने SRK को ले लिया ब्रांड एम्बेसडर, बट क्या उससे भी रिटर्न आया? और वैल्यूएशन का गेम मेरे भाई, $22 बिलियन का वैल्यूएशन था और आज तो भाई खाक हो चुका है। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज दे इन्वेस्टेड इन एरियाज व्हिच डिडंट पे देम बैक। कंपनी का 32% एक्सपेंस, मतलब ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में जा रहा था। बायजूस ने 2015 में क्लेम तो कर दिया कि उनके 5.5 मिलियन डाउनलोड्स है, बट एक्चुअल में एक्टिव यूजर सिर्फ 2.5 लाख थे, मतलब जो पेड सब्सक्राइबर्स थे वो 2.5 लाख थे। भर भर के नेगेटिव रिव्यूज आ रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि जबरदस्ती बेचा जा रहा है उनके बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स को बायजूस। ऐसा काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था कि काफी ज्यादा टॉक्सिक कल्चर है। सबके सामने बात करेंगे, जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? कुछ लोग सही कहते हैं कि बाहर झांकने से पहले खुद में झांको, बट बायजूस शायद से बाहर ही झांकते रह गया। अंधा स्पॉन्सरशिप्स एंड फंडिंग उठाते उठाते दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्वायरिंग बिजनेसेस। एक नहीं, दो नहीं, 17 बिजनेसेस उन्होंने एक्वायर किए। उसमें से 2 बड़े बिजनेसेस थे, व्हाइट हैट जूनियर एंड आकाश इंस्टीट्यूट्स, व्हिच इन टर्न गिव देम मोर लॉसेस। उन्होंने सोचा कि हमारे लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हम ज्यादा बिजनेसेस एक्वायर कर लेते हैं, शायद ऐसा ही सोचा होगा, बट लॉस पे उल्टा लॉस ही हो गया। व्हाइट हैट जूनियर का भी काफी ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स था, उससे भी काफी कुछ फायदा उनको हुआ नहीं। बायजूस केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग, बट कंपनी में जो कल्चर था, सेल्स का जो टेक्निक था, मार्केटिंग का जो रोयास था, वो तो आ नहीं रहा था। बट स्टिल कहीं भी एक रेड अलर्ट सिनेरियो क्रिएट नहीं होने दिया गया। फंडिंग आते चली गई एंड एक पॉइंट के बाद इन्वेस्टर्स को पता चल गया कि हमारा पैसा अब डूबने वाला है, एंड वहीं पर इन्वेस्टर्स का सपोर्ट एंड पैसा आना बंद हुआ एंड बायजूस वाज मेजरली सर्वाइविंग ऑन दैट। अंदर झांक के अपने पेरेंट्स के रिव्यूज, पेरेंट्स बोल रहे थे हमें जबरदस्ती EMIs एंड लोन्स पे मिल रहे हैं, मतलब कोर्सेज बेचा जा रहा है, 1.5 लाख 2 लाख के कोर्सेज। इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज कंटेंट को लेकर, सर्विस को लेकर, सेल्स टीम में, मतलब खुद में कंपनी में इतने सारे टॉक्सिक वर्क कल्चर्स के रिपोर्ट्स, ये सबको अगर वो लोग शायद फिक्स कर दिए होते तो हो सकता था कि कहीं जोमेटो जैसा परफॉर्मेंस हो जाता कि ओवर अ डेकेड दे वर इन लॉसेस बट आगे जाके दे बिकम प्रॉफिटेबल। बट वो इन्वेस्टर का ही वो क्लिक हो गया ना यार कि यार शायद नहीं बन पाएगा इधर पैसा, वहीं पे वो लोग गिरना चालू हो गए। तो बेसिकली बायजूस से हमें ये सीखने में मिलता है कि यार पैसे तो बहुत ज्यादा थे, पैसे मिल गए थे आइडिया पे, बट शायद वो कहीं ना कहीं आइडिया पे लगाए कम गए, कहीं ना कहीं सर्विस और प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए नहीं लगाए गए वो पैसे, क्योंकि शायद परसेप्शन कुछ ऐसा रहा रहेगा या जो दिख रहा है बाहर कि हम अपने ब्रांड को बहुत इतना बड़ा बना लेते हैं कि एक ग्लोबल ब्रांड बन जाए, एंड एक ग्लोबल ब्रांड बनने की वजह से वो बिजनेस ग्रो करने लग जाए। बट हुआ ऐसा नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी मार्केटिंग में खर्चा कर लो, सेल्स में खर्चा कर लो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका कंज्यूमर पेरेंट, मतलब जो पेरेंट्स एंड बच्चे हैं, वही खुश नहीं है कंटेंट से एंड सर्विस से, तो क्या ही कर लोगे। जो थोड़ा पुराना एग्जांपल लेते हैं, कंपनी थी ब्लॉकबस्टर। 2004 में ब्लॉकबस्टर अपने पीक पे थी। VHS से जब DVD चेंज हुआ तो इन्होंने काफी अच्छे से सर्वाइव किया। कहीं ना कहीं उनका जो सक्सेस था ना, उनके सर पे चढ़ा। नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स DVD घर पे पहुंचाने लग गया। उन्होंने बोला यार हम ये नहीं करेंगे, वी आर अ बिगर कंपनी देन नेटफ्लिक्स, तो हम भाई जैसे हैं वैसे ही चलाएंगे। ब्लॉकबस्टर को लगा कि भाई हमारे कस्टमर्स के लिए हमारा दुकान ही काफी है, जिसको घर पहुंचाना है पहुंचाओ भाई, हम तो बड़े ब्रांड हैं, हमारे इधर लोग आएंगे, लेंगे और लेकर जाएंगे। आज मैं ब्लॉकबस्टर बता रहा हूँ तो आधे लोग को पता होगा, आधे लोग को नहीं भी पता होगा, बट नेटफ्लिक्स सबको पता है। ब्लॉकबस्टर इवन रेज्ड $125 मिलियन। इतनी फंडिंग होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए वो लोग, इनोवेट नहीं कर पाए। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स के CEO ने ब्लॉकबस्टर के CEO को ऑफर भी दिया था कि भाई चलो आपकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, आपके पास
इतना सारा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क है, फंडिंग है, मिल के करते हैं। बट फिर भी नहीं भाई, हम तो हैं ब्लॉकबस्टर। आज वही ब्लॉकबस्टर एक फ्लॉप मूवी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। नेटफ्लिक्स $28 बिलियन की कंपनी बन गई एंड वहीं ब्लॉकबस्टर 2010 में बैंकरप्ट हो गया। एक डेकेड के अंदर 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 9000 स्टोर्स ब्लॉकबस्टर के बंद हुए। सोच के देखो कितना बड़ा डाउनफॉल है, सिर्फ एक जिद की वजह से कि हमें वक्त के साथ आगे नहीं जाना है। और जब मैं जिद बोलता हूँ और वक्त के साथ आगे नहीं जाना है बोलता हूँ ना, तो एक और कंपनी दिमाग में आती है, नोकिया। The Nokia mobile phone is really all about accelerating. Nokia is facing challenging and very dynamic times. The game has changed from a battle of devices to a war of ecosystem. नोकिया का वो ईटा जैसा फोन एक टाइम पे कितना ज्यादा चल रहा था, सबके हाथ में नोकिया ही होता था एक टाइम पे। तुम्हारे दादी दादा को पूछो, उन सबको पता होगा नोकिया। इवन तुम्हारे पेरेंट्स से पूछो, इफ दे आर इन देयर 50s और 60s, उन्हें भी पता होगा नोकिया। मैंने तो अपने बचपन में भी देखा है भाई वो फोन। नोकिया वाज फाउंडेड इन फिनलैंड एंड पूरे वर्ल्ड में सेल्यूलर नेटवर्क एस्टैब्लिश करने वाली ये पहली कंपनी थी। 1990s से 2000s में तो ये लोग ग्लोबल लीडर्स थे। बट जैसे ही इंटरनेट का ट्रेंड आने लगा मार्केट में, तो काफी सारी मोबाइल फोन कंपनीज को ये समझ में आ गया कि वॉइस कॉल्स नहीं, डेटा इज द फ्यूचर। मतलब कम्युनिकेशन के लिए जैसे सिर्फ एक नेटवर्क ये होता था, उन्हें पता चल गया कि अब इंटरनेट भी धीरे धीरे गेम में उतरेगा एंड दिस विल बी द मेजर प्लेयर। बट नोकिया के मैनेजमेंट को ये लगा कि यार अगर हम कुछ चेंज कर दें तो कहीं हम अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस ठप ना पड़ जाए। बिकॉज इनोवेशन के भी भाई दो रास्ते होते हैं ना। तुमने इनोवेट करा, कई बार लोगों को पसंद आता है, नहीं पसंद आता है। जैगवार का एग्जांपल ले लो, धीरे धीरे करके मार्केट बढ़ा एंड नोकिया का जो ओवरऑल सिस्टम था वो काफी सारे लोगों को मेसी लगने लग गया, लैगी लगने लग गया, उतना अपडेटेड नहीं लग रहा था। मैनेजमेंट ये सोच रही थी कि नहीं भाई, हम अपने यूजर का एक्सपीरियंस चेंज नहीं करेंगे। बस यहीं पे दूसरी कंपनी आई, बोले तुम नहीं करोगे तो हम कर लेंगे। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च करा तो भाई वो बन गया एक सेंसेशन कि बिना कीबोर्ड का फोन है। This is one device and we are calling it iPhone. फिर 2008 में नोकिया वालों को लगा हाँ यार शायद लोग लेंगे, तो चलो फटाफट चालू करते हैं। बट फिर वही चीज, भले वो लोग एक ग्लोबल प्लेयर थे, एप्पल भी एक छोटा प्लेयर नहीं था, काफी सारे कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में उतर गए थे। जब तक वो लोग कुछ भी प्लान करके उतरते, उन्होंने नोकिया का लेकर भी आए थे, वो लोग लूमिया लेके आए थे, टच स्क्रीन फोन लेके आए थे, जिसमें उन्होंने एंड्रॉयड से कम्पीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप करके उनका एक बनाया टोटल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट एट द एंड ऑफ द डे नहीं कर पाए कंप्लीट। नोकिया ने $750 मिलियन की फंडिंग उठाई, उसके साथ साथ 55 कंपनीज को अक्वायर किया, बट फिर भी बच नहीं पाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना तुम्हारे पास नोकिया है ना मेरे पास। आज की डेट में कीबोर्ड फोन पे भी भाई 3G लिख के आ रहा है। मैंने काफी सारे बिजनेसेस के बारे में बात किया जो फंडिंग के साथ काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, ऐसे बिजनेस के बारे में बताया जो फंडिंग लिए, हर चीज करा, ग्लोबल प्लेयर्स भी थे, फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए। फंडिंग किल्स बिजनेसेस इज हैविंग टू साइड्स, एक तरफ यस, एक तरफ नो। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मैं ये परसेप्शन को तोड़ना चाहता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। चाहे आपके पास कितनी भी फंडिंग हो या कितना भी पैसा हो, फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छा इन्वेस्टर आ जाए, एक बिजनेस को चलाने के लिए 1000 एस्पेक्ट्स होते हैं तो होते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हर चीज मैटर करती है। तो अगर तुम अपने बिजनेस के लिए फंडिंग उठा भी रहे हो, कुछ कर भी रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट फंडिंग इज नॉट द एंड गेम। फंडिंग इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन। प्रोडक्ट पे काम करना, एक सही इन्वेस्टर लेके आना, तुम्हारा विजन क्लैरिटी सब सही रहना, तुम्हारा अड़े रहना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कई बार कंपीट करने के लिए गलत स्टेप्स मत उठाओ, जैसे बाइजूस ने किया, नोकिया ने करा। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो स्टडी, जैसे जोमैटो ने करा। डिसीजन सही तरीके से लेना और फंड्स को सही तरीके से यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं तो एक ही चीज समझता हूँ कि यार बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करो। जो बिजनेस के लिए सही है वो करो, ना कि एक फाउंडर ओरिएंटेड बिजनेस चलाओ। देखो बिलीव ही हर चीज नहीं होता, कई बार आदमी को रिस्क भी लेना पड़ता है, क्योंकि रिस्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिस्क नहीं लोगे तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अटकोगे। कंज्यूमर्स किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड के कभी नहीं होते, स्पेशली अगर कोई इनोवेशन आ गया या बेटर प्रोडक्ट आ गया। एक कंज्यूमर का मेन एम क्या है? बेटर प्रोडक्ट, बेटर प्राइसिंग। दो ही तरीके से चीज़ों को वो लोग इवैल्यूएट करते हैं। मैं खुद वही करूँगा ना। आज मैं एप्पल यूज़ कर रहा हूँ, कल को एप्पल से कोई बेटर कंपनी आ गई तो क्या? Obviously I'll try to shift and see कि what's better in that. So always remember कि at the end of the day your product's performance, customer retention और taking मतलब risk ability होगी तो चीज़ें चलेगी, नहीं तो भाई दुनिया भर की फंडिंग उठा लो, कुछ नहीं हो पाएगा। एनालाइज करो, अपने सारे स्टेप्स सही तरीके से लो। तो चलो भाई, इसी के साथ मेरा पहला यूट्यूब वीडियो एंड होता है। काफ़ी सारा रिसर्च, काफ़ी सारा टाइम और अभी रात के 2 बज रहे हैं, काफ़ी सारा मेहनत गया है। द मेन मोटिव टू स्टार्ट दिस चैनल इज नॉट जस्ट टू मेक
जेनरिक कंटेंट। मैं ऐसे वीडियोस पे वर्क करना चाहता हूँ जो आपको जेन्युइनली एजुकेट करे एंड आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करे अबाउट ऑल दी साइड्स। मार्केट में या हर जगह इंटरनेट पे ग्लोरीफाइड चीजें चलती है, बट आई एम नॉट हियर टू ग्लोरीफाई, आई एम हियर टू स्पीक द फैक्ट्स। और ऐसी काफी सारे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्रेस द बेल आइकॉन एंड वी आर गोइंग टू कम अप विद अमेजिंग कंटेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, पहला वीडियो है। गिर गया कॉफी।